अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख ही सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी, जो सभी एग्जाम में पूछी जाती है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक वरदान हो सकती है। अगर सिर्फ वीडियो समझकर देखते हैं या फिर देखकर छोड़ देते हैं तो आपके लिए ये एक वीडियो हो सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट नोट के टाइप में मैंने आपके लिए ये क्लास डिजाइन की है। सभी एग्जाम के लिए, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है जनवरी 2024 में, यूपी एसआई की आने वाली है, एच टेट, सी टेट और बहुत सारे एग्जाम, जैसे आप गुरुकुल वगैरह के लिए भी कोई टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाली है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे देख सकते हैं आप सभी, वर्णमाला। आज हम इस क्लास में वर्णमाला पूरी जो वर्णमाला होता है ना, कि वर्णमाला होता क्या है, कैसे कैसे बनी होती है वर्णमाला, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोग, वाह, विसर्ग, ये सब क्या होते हैं, सब कुछ जानकारी आज हम इस वीडियो में ले लेंगे। और जो 52 वर्ड हैं, कैसे कैसे बने ये 52 वर्ड, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक एक वीडियो, आज स्टार्टिंग है क्लास की, एक एक वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और डेली आपको क्लास लेनी है, जो कि आपको इसी टाइम क्लास मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। वर्णमाला, हिंदी फर्स्ट क्लास है। वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं, ठीक है, 52 वर्ड होते हैं। लेकिन ये होती क्या है वर्णमाला? तो देखिए, वर्णमाला होती है वर्णों का समूह। कितने वर्ड? 52 वर्ड। 52 वर्णों के समूह को यानी ग्रुप को हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, 52 वर्ड होते हैं तो कौन से वर्ड हैं? तो देखो, जैसे आप पढ़ते ही हैं, स्टार्टिंग जब हम करते हैं पढ़ाई की तो हम वर्णमाला ही पढ़ते हैं। छोटा आ, बड़ा आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, ये सब। तो ये क्या है वर्णमाला? आ ई यानी अ से लेकर ज्ञ तक जो हम वर्ड पढ़ते हैं वही वर्णमाला है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको दे रखा है वर्णमाला, 52 वर्ड होते हैं अ से ज्ञ तक। कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13, व्यंजन होते हैं 39। ये स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गए, ठीक है। 13 और 39 होते हैं। ये किस तरह से डिवाइड किए गए हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, रे और ओ, अंग, अह, ठीक है। ये वाले जो हमारे हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं, बड़ी अंग तक। फिर क से लेकर के ज्ञ तक आते हैं व्यंजन। क्लियर हो गया? तो स्वर कहाँ से? छोटे आ से बड़ी अंग तक स्वर होते हैं और क से लेकर के ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, वर्ड क्या होता है। हमने अभी पढ़ा कि वर्णमाला वर्णों का समूह है जिसमें 52 वर्ड आते हैं। तो वर्णों का समूह तो है, लेकिन वर्ड क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। लघुत्तम इकाई को वर्ड कहते हैं। यानी वर्णमाला की जो लघुत्तम इकाई होती है, लघुत्तम इकाई क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द की लघुत्तम इकाई ही वर्णमाला कहलाती है, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो वर्ड देख सकते हैं, छोटा आ, क, ज, एक्सेट्रा। वर्ड में स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, जिनमें कोई भी हेल्प हम किसी अदर की नहीं लेते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। अब आप समझेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास जो ये है अ है, वो हमारे पास क्या है? एक स्वर है, ठीक है। अभी मैंने बताया ये क्या है, हमारे पास स्वर है। लेकिन जो क है ये क्या है? व्यंजन है। अब मैंने कहा व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो देखिए, ये क है, का ऐसे बना हुआ है, लेकिन मैं इसे अलग शुद्ध रूप में व्यंजन लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? क प्लस अ लिखूंगी।
समझ में आ रहा है ना? जब मैं इसके साथ इसे मिला दूंगी तो फिर से क का निर्माण हो जाएगा, यानी हलंत। हलंत क्या शो करता है? हलंत शो करता है कि ये व्यंजन है जो कि शुद्ध रूप में है। जब हम स्वर संधि व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें यही सब डिफरेंस होता है कि कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। ठीक है, स्वर व्यंजन अगर आप अभी समझ जाते हैं तो संधि को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर समझ लिया हमने वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। अब आगे पढ़ते हैं। स्वर 13 है, यहाँ पर देख सकते हैं अ आ इ ई उ री ए ओ अंग अह। तो ये हमारे 13 हो जाते हैं। उसके बाद व्यंजन 39 है, कहाँ से? क से लेकर के ज्ञ और श्र, लास्ट में श्र भी आता है और वो भी व्यंजन होता है। छोटी क्लास में हम ज्ञ तक ही पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब लेकिन कंपटीशन में श्र भी आता है और पूछा जाता है आपसे कि ये कौन सा व्यंजन है, जो कि हम आगे डिवाइडेशन करेंगे। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह होता है छोटी अंक। जैसे है तो ये स्वर ही, लेकिन स्वर में भी आगे चल के डिवाइड कर दिया, इसे अलग कर दिया और इसे अयोगवाह बना दिया। ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा कि भाई देखो ये दोनों अयोगवाह हैं, छोटी अंक बड़ी अंक अयोगवाह में आते हैं, लेकिन फिर हमसे अलग से इनका डिवाइडेशन करें तो छोटी अंक को अनुस्वार कहा जाता है और बड़ी अंक को विसर्ग कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दोबारा से समझो अगर नहीं समझ आया। जैसे देखो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये कोई बॉक्स है, ये पूरा क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। अब इसमें क्या आता है? छोटी अंक आती है और बड़ी अंक आती है। फिर इसको भी हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं हम विसर्ग। क्लियर हो गया? तो दोनों को मिला के अयोगवाह कहेंगे और इनको अलग अलग अनुस्वार और विसर्ग कहेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत आपने देखा होगा, रामायण वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से शाइन बना होता है, इस तरह से, है ना? तो ये क्या होता है कि ये जो आ है ना, जैसे मैंने आ के पीछे लगाया है तो आ ये लंबा खींचने वाला है। तो किसी भी शब्द को लंबा खींचने के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट 40 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस हो गया, अदर एग्जाम हो गए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड का एंट्रेंस दें या फिर अदर एग्जाम दें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। 40 मार्क्स में से आपका एक भी मार्क्स इधर उधर कहीं जाने वाला नहीं है अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। ह्रस्व या ह्रस्व का मतलब ही पता चल रहा है इसे कि ह्रस्व मतलब छोटे, लघु मतलब छोटे। तो जिनका पहले निर्माण हुआ था इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, लेकिन मूल स्वर और ह्रस्व स्वर में जो डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो इनको हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, इनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। क्लियर हो गया? लघु का मतलब जो छोटे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, और इसमें री भी आ जाता है, ऋषि ऋषि। वहीं पर दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी, दीर्घ का मतलब ही चल रहा है जो बड़ा हो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब इसमें ये छोटी ए, छोटा ओ भी आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं मूल स्वर। अभी मैंने ह्रस्व या लघु स्वर देखे थे, अब मैं मूल स्वर देखने वाली हूँ। मूल क्या होता है? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और छोटा उ और छोटा ओ, ये होते हैं मूल स्वर। मूल का मतलब जो पहले आए। छोटे आ से बड़ा आ बना तो पहले क्या आया? छोटा आ आया। छोटी से बड़ी बनी, पहले छोटी आई। फिर छोटा उ से बड़ा ओ बना, पहले छोटा ओ आया। फिर छोटे उ से बड़ा ओ बना, पहले छोटा ओ आया। तो ये क्या है? मूल स्वर है, यानी पहले आए, फिर इनसे हमने बड़े बनाए। क्लियर? तो यहाँ पर ह्रस्व या लघु को ध्यान रखना, जो मूल एक तरह से होते हैं अ ए ओ, इनसे हमने आगे चल के बनाया तो ये हो गए। फिर मूल में ये वाले हो गए, इनसे हमने बड़े बड़े बनाए। क्लियर? फिर आते हैं विव्रत। विव्रत का मतलब है मुंह का, जैसे हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं तो हमारा मुंह का व्रत बन जाना, जो हमारे लिप्स हैं इनका व्रत बन जाना बोलने में। जैसे विव्रत पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा निम्नलिखित में से विव्रत स्वर है। तो देखिए जब हम विव्रत बोलते हैं तो आ गोल बनेगा, आ, है ना? तो ये विव्रत स्वर होता है। वहीं पर समृत अर्धविव्रत की बात करें तो आधा व्रत बनता है। आधा व्रत कैसे बनेगा? अ ए ओ, अ ए ओ।
ठीक है ना, इस तरह से। फिर समव्रत की बात करें तो इसमें जैसे ए समव्रत यानी व्रत नहीं बनेगा, समव्रत की तरह बनेगा लेकिन व्रत नहीं बनेगा, यहां से तो पूरा खुलेगा लेकिन यहां से नहीं खुलेगा। तो समव्रत ए ई ओ उ, ए ई ओ उ, ठीक है। तो समव्रत का मतलब ये होता है। अर्ध समव्रत का मतलब होता है ए ओ ए ओ ए ओ, पीछे फिर आगे, इस तरह से। तो ये हमारे विव्रत हैं आ, सब अर्ध विव्रत कौन सा है अ ए ओ, और अर्ध विव्रत समव्रत कौन सा है ए ई उ उ, वहीं पर अर्ध समव्रत ए ओ है। क्लियर? चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारे स्वर हैं। स्वर को हम 11 + 2 = 13 भी कहते हैं, 4 + 7 = 13 भी कहते हैं। 11 क्या है? 11 देखिए यहाँ पर ये हो गए अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ ओ, क्योंकि इनको हमने अयोग वाक्य कह दिया। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं कि 11 तो हमारे ये हो गए प्लस 2 अयोग हो गए = 13, होते ही स्वर में ही आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 4 + 7 + 2। 4 क्या होते हैं हमारे, या तो फिर ऐसे पढ़ लो कि 4 क्या है, देखो यहाँ पर हमारे लघु स्वर, लघु स्वर को हमने 4 में रख लिया, प्लस 7 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ए ओ ओ, 4 और 3 7 हो गए, प्लस 2 अयोग वाह, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि देखिए साथियों, अगर वर्णमाला 52 वर्ड हैं, ठीक है, अगर इसमें आगे डिवाइडेशन न किया जाए तो हर कोई याद कर लेगा, हर कोई 40 में से 40 ले आएगा। तो इनको अलग अलग बांटा गया, अलग अलग नाम दिया गया है कि इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। क्लियर? अब देखिए हम व्यंजन पे आते हैं। तो पहला आता है स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं स्पर्शी व्यंजन? एग्जाम में पूछा जाता है। तो व्यंजन 39 है, हमने अभी देखा कि व्यंजन कितने हैं, 39 है। 39 को कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है, और व्यंजन क्या होते हैं अभी मैंने बताया। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था क प्लस अ = क, ठीक है। ये संधि विच्छेद में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन 5 × 5 होते हैं, 5 यानी 5 इस तरह से आपके रो होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 क से म तक स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। इन्हें हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे पहला होता है क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क से म तक आते हैं। 5 में हम लिखते हैं इन्हें। क को कंठ वर्ग कहते हैं, च को तालु वर्ग, ट वर्ग को मूर्धा कहते हैं, और त वर्ग को दंत वर्ग कहते हैं, प वर्ग को ओष्ठ वर्ग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम क बोलेंगे क ख तो यहाँ से आवाज निकलेगी, इसीलिए हमने कंठ वर्ग कह दिया इन सब में। फिर आता है तालु वर्ग। तालु में क्या होता है, जीभ ऊपर तालु को टच करेगी, तो इसीलिए च, छ, ज, झ, य। फिर हमने ट वर्ग को कह दिया मूर्धा वर्ग। मूर्धा का मतलब होता है पीछे जाके टच करना। जैसे ट, ट पीछे हमारी जीभ फोल्ड हो जाती है, तो ट, ठ, ड, ढ, य, इसलिए हमने इसे मूर्धा कह दिया। फिर दंत का मतलब है जब हम त, थ, द इस त वर्ग को बोलते हैं तो दांत हमारे टच होते हैं। त, जीभ दांतों को टच करती है, त, थ, द, ध, न। फिर ओष्ठ में क्या होता है, होठ बजते हैं हमारे, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से हमने इन्हें डिवाइड कर दिया, क, च, ट, त, प, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, क, च, ट, त, प। क से कंठ, च से तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क्लियर हो गया? चलिए अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे कि पंचमाक्षर क्या होते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शी व्यंजन है। तो 25 आते हैं क से म तक, इनमें से किसी को भी हम मतलब सभी को हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। लेकिन अब इसमें से ही इसमें आगे भी डिवाइड कर रखा है कि भाई पंचमाक्षर क्या होता है। तो हर एक वर्ग का क, च, ट, त, प वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उसी को हम पंचमाक्षर कहते हैं, यानी 5वां अक्षर। तो 5वां अक्षर इस लाइन में ये है, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये और इसमें ये। तो क है तो ड या ढ न म, ड या ढ न म, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो आपको ड या ढ न म से याद कर लेना है। पंचमाक्षर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि मां मच्छी तक हो गया, अब या यगाया। तो या र ल व आगे 4 वर्ड जो हमारे आते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व से आप याद कर सकते हैं,
ठीक है, 25 ये हो गए और 4 ये हो गए, 29 हो गए। अब 29 के बाद होते हैं संघर्षी या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म से ही पता चल रहा है जिसमें गर्म हवा निकले हमारे मुंह से, उन व्यंजनों को, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा निकले, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो श, 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 ह, यानी तीनों सा आ जाते हैं और एक हल्का हा आ जाता है। इनको मिलाकर के हम ऊष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो 29 यहाँ हो गए और 4 ये हो गए, 33 हमारे पास टोटल व्यंजन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है 33 व्यंजन हो गए। नेक्स्ट होते हैं संयुक्त व्यंजन। ह के बाद क्या आएगा? छ, त्र, ज्ञ, श्र, 4 और आएंगे। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। क्लियर हो गया साथियों? तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब 33 और 4, यहाँ तक हमने देखा 33 और 4 कितने हो गए? 37। अब बचे दो और बचे, क्योंकि टोटल 39 है। तो दो कौन से होते हैं? दो आप यहाँ पर देखिए, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, ड और ढ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ड और ढ। इनको हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, द्विगुण। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 39 व्यंजनों को किस तरह से हमने डिवाइड किया है। अब आपसे पूछेगा क्या? निम्नलिखित में से 4 दे देगा ऑप्शन, कौन सा उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है? तो ये दोनों होते हैं, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा स्पर्शी व्यंजन है? इन 25 में से कोई एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। कौन सा पंचमाक्षर है? इन 5 में से एक आपको जरूर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इन 4 में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। कौन सा संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन है? इन 4 में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। संयुक्त व्यंजन भी ये हो गए, लेकिन ये संयुक्त होकर कैसे बनते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। हमने 39 व्यंजन देख लिए कि किस तरह से डिवाइड है, स्वर भी हमने देख लिए कि किस तरह से डिवाइड होते हैं और कैसे हमसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन, ये हम देख लिया। अब हम देखते हैं कि इनमें भी कुछ को सघोष कहा जाता है, कुछ को अघोष कहा जाता है, कुछ को अल्प प्राण, महाप्राण, निरनुनासिक, अनुनासिक, ये सब क्या होते हैं? क्योंकि आगे भी इनमें से ही हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है। ये तो होते ही हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना कि छोटे अंक बड़े अंक स्वर तो हैं ही, लेकिन ये अयोग बाह भी हैं। अब अयोग बाह में भी आगे अनुस्वार भी हैं, छोटे अंक को अनुस्वार भी कहते हैं, बड़े अंक को विसर्ग कहते हैं। ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ पर अब आता है सघोष। अघोष क्या होता है? अघोष मतलब आगे के, अघोष घोष के आगे के। तो 1 और 2 पहले आते हैं, ये हो गए, प्लस श, स, तीनों स, ये हमारे क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है सघोष। सघोष का मतलब जो मतलब पीछे के। अब 1 2 यहाँ आ गया घोष में, तो बाकी 3 4 5 बचे, 3 4 5। अब ये क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं, यानी कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं इनके आगे के जो 2 वर्ड हैं वो तो हमारे अघोष होते हैं, और जो 3 वर्ड पीछे के हैं वो हमारे सघोष होते हैं, हर एक वर्ग के। ठीक है, ये दोनों अघोष, ये तीनों सघोष, ये दोनों अघोष, ये तीनों सघोष। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा अघोष है, एक आगे का डाल देगा, बाकी तीनों पीछे के डाल देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं सघोष 3 4 5 प्लस य, र, ल, व, ह। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन थे तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, प्लस ह आ जाता है, जो कि हमारा ऊष्म संघर्षी था, उसे यहाँ न डाल के यहाँ डाला है क्योंकि ये हमारा सघोष है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है जिसमें कम हवा निकलती है। कम हवा कैसे? 1 3 5, 1 3 5 जो पहले हैं कम हवा निकलती है। दूसरा चौथा छठा होता है, थोड़ा हमें खींचना पड़ता है, थोड़ी ज्यादा हवा निकलती है। तो ये है अल्प प्राण। 1 3 5वां वर्ड होता है, 1 3 और 5वां वर्ड अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, जैसे सघोष भी होता है 1 2, और यहाँ पर 1 सघोष में भी आता है और अल्प प्राण में भी आता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अघोष अल्प प्राण है, तो वो अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 अघोष भी है पहला अक्षर, और ये अल्प प्राण भी है। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाता है फिर सभी स्वर, जो हमारे 13 स्वर हैं वो आ जाते हैं। सभी स्वर का मतलब इसमें बड़ी अंग नहीं आती है, सिर्फ जो हमारे बड़ा ओ तक होता है वो आता है, छोटी अंग आती है और ये सब आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व है वो आते हैं। क्लियर? अब है महाप्राण, इसमें 2 4 आते हैं, जैसे 2 1 हो। ठीक है, अब 2 थोड़ा लंबा खिंचा ना, थोड़ी ज्यादा हवा निकली मुंह से,
ये होता है। दूसरा चौथा वर्ड आता है, दूसरा और चौथा वर्ड, क्लियर। प्लस ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो देख सकते हैं ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन आते हैं, श श श आते हैं इसमें, प्लस बड़ी अंग आती है। छोटी अंग इसमें आई और बड़ी अंग महाप्राण में, बड़ी अंग, छोटी अंग, बड़ी अंग, है ना। तो हो गया। फिर आता है द्विगुण और क्षुद्र व्यंजन, ड ढ मैंने बताई दिया आपको। फिर आता है पार्श्विक, जो ल होता है ना अंतस्थ व्यंजन में, जो ल है उसे हम पार्श्विक भी कह सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म पार्श्विक व्यंजन है, तो अंतस्थ पार्श्विक व्यंजन है, तो अंतस्थ ल भी है और पार्श्विक भी है। तो ये आपको ऐसे करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर अभी तक एक पूछता था, दो दो तीन तीन मिक्स करके पूछता है। तो सारा कुछ बताती चलूंगी मैं आपको कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे आपको उसका आंसर देना है, क्लियर। नेक्स्ट है लुंठित या वर्ष व्यंजन। र को हम लुंठित या वर्ष व्यंजन भी कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन का मतलब है, आपको चार उदाहरण, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन वो होता है जिसमें एक ही वर्ड दो बार रिपीट होता है, एक आधा और एक पूरा, ठीक है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में एक ला आधा आया और दूसरा ला क्या आया, पूरा आया, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, दिल्ली। बल्ला, ठीक है, बल्ला हो गया, पल्ला हो गया, ठीक है, पक्का हो गया, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक आधा और एक पूरा आए, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे आपको चार एग्जाम्पल एग्जामिनर ने दे रखे होंगे और आपको पता करना होगा कि भाई ये इस तरह से होगा। अब देख लिए यहाँ पर, जैसे हमने ये देखा था कि किस तरह से हम इन्हें बांट सकते हैं, वैसे ही देखो 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, प्लस 4 हमारे संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन हो गए, प्लस 4 हमारे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 द्विगुण व्यंजन हो गए, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर इनसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डिवाइड किया है। इससे बाहर इतने में से कुछ नहीं आएगा, कुछ भी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्यंजन में निरनुनासिक अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, और स्वर में हम देखेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। वर्णमाला में इतना ही बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम आगे संधि, संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद आगे समास हो गए, ठीक है, ये सारा हम करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू रख पाऊँ, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपको जब फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी आप भी वैल्यू करिएगा और मैं भी आपको डेली, क्योंकि फ्री में कुछ तो ये होता है कि भाई बच्चे देखें तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। फ्री में दे रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं देखोगे या फिर लोगों में नहीं शेयर करोगे तो फिर, क्योंकि आपका भलाई है इसमें, क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। जो भी कुछ कमी रह गई हो, कुछ और एक्स्ट्रा आपको चाहिए तो वो आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।